विचारों के संग्रह में आज हम और एक विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज जिस विचार के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। तो क्या है ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट? डनिंग-क्रूगर इफेक्ट एक ऐसी सोच है जहां पर इंसान अपने आप को या तो बहुत ही तीस मार्खा समझता है या तो अपने आप को बहुत ही अज्ञानी, लेकिन होता है इसका उल्टा। इस इफेक्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान जिसको कोई चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, उसे लगता है कि ये चीज़ दूसरों को भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसे गिटार बजाना काफ़ी आसानी से आ गया, तो उसे लगता होगा कि शायद ये चीज़ दूसरों को भी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा तो होता नहीं। इस तरीके के मानसिक मान्यताओं को ही डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। भाई, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट एक तरीके का सोच तो है, लेकिन इससे हमें क्या, ये हमें क्यों जानना जरूरी है? अगर इस तरीके का भाव आपके मन में आ रहा है तो इसका उत्तर बड़ा ही साधारण है, और वो है जानना। वो कहते हैं ना, आपको अपनी खूबियों के साथ साथ आपकी खुद की कमजोरियों को भी जानना ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं। ये हो भी तो सकता है कि जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं ये आपकी ताकत है, वो आपकी ताकत नहीं बल्कि एक सामान्य गुण हो। तो इसे पता कैसे करें? इसे पता करने का बड़ा ही साधारण तरीका है, और वो है आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा जिसके पास उस चीज़ की महारत हासिल हो। वही बता सकता है कि आप कितने पानी में हैं। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को सबसे पहले लाया गया था 1999 में, और वो भी डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर के द्वारा। इन्होंने अपने कथन को साबित करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट बुलाए और उन्हें 3 टॉपिक दिए गए, लॉजिक, ग्रामर और ह्यूमर से लेकर। सभी पार्टिसिपेंट्स को इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय पर अपना विचार रखना था, और उसी के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। ये टेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला, और जब नतीजे की बारी आई तो उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है आपको कितने अंक आए होंगे? जिन बच्चों ने अपना अंक बहुत ही ज़्यादा बताया, असलियत पर उनका अंक बहुत ही कम आया था, और जिन बच्चों ने अपना अंक काफ़ी नीचा बताया, असलियत पर उनका अंक काफ़ी ऊंचा आया था। इस नतीजे से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि अल्पज्ञानी अपने ज्ञान को लेकर बड़ा अभिमान करते हैं, लेकिन जो असली ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे इंसान जिनके पास ज्ञान कम होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, और जो इंसान जिसके पास ज्ञान होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहता है और उन्हें समझ में आने लगता है कि उनका ज्ञान लगभग अच्छा खासा है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी चीज़ को आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ। अब बहुत कोई को लग सकता है कि ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट लगभग इम्पोस्टर सिंड्रोम से मिलता जुलता है। अब जिन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं ज़रा बता दूं, ये भी एक मानसिक सोच है जहां पर व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। उन्हें हमेशा लगता है कि वो काफ़ी कमज़ोर है और सफलता तो बहुत ही दूर है। इन व्यक्तियों को अगर सफलता मिल भी जाए तो ये व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय खुद के मेहनत को न देकर भाग्य को देते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम और डनिंग-क्रूगर इफेक्ट में बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट में मानव का सोच उनके ज्ञान के मापदंडों से पता चलता है, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम में मानव का सोच उनके आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को पढ़ते समय मुझे रहीम जी के वो दोहे याद आ गए। वो कहते थे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। खैर, चलिए इन विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं हमारे असली कहानी के भाग की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं
कि मैं ये सारा विचार जो आपके सामने लाता हूँ, ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। बाकायदा मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ और फिर मैं आपके सामने इनको प्रस्तुत करता हूँ। ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में मैंने जो भी कुछ पढ़ा वो मैंने कुछ ब्लॉग्स में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन से पढ़ा है, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ लेट्स ड्राइव इनटू द स्टोरी। तो इस कहानी के भाग की शुरुआत में ही हमें मैडम लियो सासा को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद यंग लॉर्ड कह रही है। यंग लॉर्ड सुनते ही वो मैडम लियो सासा से कहता है, अरे मैं कोई यंग लॉर्ड नहीं हूँ। इस बात को सुन मैडम लियो सासा कहती है, तो फिर मैं आपको यंग मास्टर कहूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आपको जो कहना है कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, सीनियर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा नाम फेंग डाइकॉन है। मेरे मास्टर का नाम फेंग डाइशन है, जो कि आउटर एल्डर है डिंग क्विंग सेट के। सीनियर अगर मुझे आप छोड़ दे तो मैं सेट में पहुंचकर मेरे पास जो भी ट्रेजर है वो आपको लाके दे दूंगा। और सीनियर मैं इस इंसान को नहीं जानता, प्लीज़ सीनियर इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बात को सुन लीचाई गुस्से से कहता है, सर आपने मेरी फैमिली से ग्रीन लोटस सीट लिया है, आप हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। इस बात को सुन फैंग कहता है, चुप रह तू, मैंने तुझसे कब ग्रीन लोटस सीट लिया है। इस बात को सुन लीचाई कुछ कहता उससे पहले ही फैंग ने अपनी शक्तियों से उस पर हमला कर देता है। इस चीज को देख हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ओर गंभीरता से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें क्या हिलने को कहा। हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्से में देख फैंग घबराते हुए कहता है, सीनियर कृपया शांत हो जाइए। और फिर वो सोचने लगता है, अरे ये कैसा तलवार है, इस तलवार की शक्ति ने तो मेरी तलवार को एक क्षण में ही 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इस तलवार का नाम जेड बैम्बू स्वॉर्ड है, ये मेरा एक खास तलवार है। वो फिर आगे सोचता है, ये तलवार अभी केवल प्रोफाउंड ग्रेड तक पहुंचा है, इसे तो अभी आगे तक जाना होगा। फिर फैंग कहने लगता है, सीनियर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई भी ग्रीन लोटस सीड नहीं है, ये मुझ पर आरोप लगा रहा है। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, चलो अब कुछ समय के लिए विलन की तरह एक्ट किया जाए। ये सोचते ही वो कहता है, ठीक है मैं अब 20 तक गिनूंगा, जो भी मुझे सबसे पहले ग्रीन लोटस सीट ला के देगा उसकी जान को मैं बख्श दूंगा। ये कहते ही वो एक एक कर गिनने लगता है और तभी वहाँ अपनी जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। फाइट सीन। और आखिर में ग्रीन लोटस सीट फैंग के हाथों में पहुंचता है और वो उस सीट को हमारे मेन कैरेक्टर को देता है। और फिर इससे पहले वो कुछ कहता उससे पहले अचानक पीछे से एक शक्ति आती है और उसके गले को आर पार कर देती है। फिर मैडम लियो सासा झुककर हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ़ करे, मैंने आपकी बातों को अनदेखा किया। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि मैं इस इंसान को नहीं मारूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि कोई भी इसे नहीं मार सकता, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हैं और कहते हैं, सीनियर ये लीजिए, ये एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का ट्रेजर है, इसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रेजर को देखता है और कहता है, अर्थ बाइंडिंग लॉक, ये काफ़ी अच्छा ट्रेजर है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ये कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रेजर को एल्डर बाय की ओर फेंकता है और फिर कहता है, ये अच्छा ट्रेजर है, इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। एल्डर बाय उस ट्रेजर को ध्यान से देखता है और फिर कहता है, ये तो हाईएस्ट स्पीड ग्रेड का ट्रेजर है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर फिर कहता है, खैर कुछ भी हो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे और भी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो अभी के लिए मैं आप सबको अलविदा कह रहा हूँ। ये कहते हुए
वो आगे बढ़ने लगता है और फिर मन ही मन में सोचता है, अरे ये मैं कब से करना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं अब कोई लेजेंडरी कैरेक्टर हूँ। फिर पीछे से यूटिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहती है, यंग मास्टर रुक जाइए, क्या आप अभी भी डुआनली माउंटेन जाने की चेष्टा कर रहे हैं? तो आप हमारे साथ आगे जा सकते हैं। फिर मैडम लियोसासा कहती है, यंग मास्टर हमने तो आपको अच्छे से धन्यवाद भी नहीं किया। यंग मास्टर आप कृपया करके हमारे साथ आगे चलिए, आपसे बहुत सी बातें करनी है हमें। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ओर ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता है, लेकिन मन ही मन में उसके भीतर मानो खुशियों के लड्डू फूट रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें घोड़े गाड़ी के भीतर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के हाथों से बड़े ही चाव से मिठाइयाँ खा रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम लियोसासा से पूछता है, मैंने सुना है आप यूटिंग को यूहुआ सेट में भेज रही हैं। इस बात को सुन मैडम लियोसासा कहती है, जी हाँ यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यही सही समय है यूटिंग के लिए। अगर अभी से ही यूटिंग कल्टीवेशन करना शुरू कर देगी तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एल्डर भाई ने मुझे इस सेट के बारे में बताया कि ये बहुत ही अच्छा सेट है, इसलिए मैं यूटिंग को वहाँ भेज रही हूँ। इस बात को सुन यूटिंग कहने लगती है, मम्मी मैं अभी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अब 14 साल की हो गई हूँ, मेरी तो अभी शादी की उम्र होने वाली है। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और फिर कहने लगता है, अच्छा तो अब तुम छोटी नहीं रही, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले को साफ करते हुए मैडम लियोसासा से कहता है, एल्डर भाई तो केवल एक सामान्य कल्टीवेटर है, उनको कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो फिर आगे कहता है, हालांकि युवा सेट अपने शक्तियों के कारण बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ये सेट अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए डुअल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है। डुअल कल्टीवेशन का नाम सुनते ही यूटिंग कहने लगती है, यंग मास्टर ये डुअल कल्टीवेशन क्या है? इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर हल्के शर्माते हुए उसके माथे को टोकता है और फिर कहता है, अभी ये सही वक्त नहीं है तुम्हें इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो आगे कहता है, ठीक है अब मुझे देखने दो तुम्हारा कल्टीवेशन एट्रीब्यूट कैसा है। ये कहते ही वो अपनी शक्तियों से यूटिंग को चेक करने लगता है और इसी चीज़ से यूटिंग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने शुरू कर देती है, जिसको सुन मैडम लियोसासा घबराते हुए शर्माने लगती है। यूटिंग को पूरी चेक करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अरे ये तो रेयर एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट कॉन्स्टिट्यूशन वाली सिचुएशन है। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।